माननीय सभापति महोदय, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की उदात्त भावना के साथ और उपनेता जी ने जो शब्द बोले हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि टाइम टेस्टेड एंड वेल ट्रस्टेड, टाइम टेस्टेड एंड वेल ट्रस्टेड अर्थात हर चुनौती में सफल रहने वाले और लोगों में पूर्ण विश्वास प्राप्त करने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने कल पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र में सौभाग्य नामक शुभ योग में और शुभ के चौगड़िया में राज्य की जनता को सुख और चैन प्रदान करने वाला लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि पहली बार हमारे प्रदेश में पेपरलेस बजट पेश किया गया है, जो ऐतिहासिक कदम है। ये बजट हमारे किसान भाइयों, व्यापारियों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों एवं हर वर्ग, यहाँ तक कि बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी कल्याणकारी है। इस प्रकार का ऐतिहासिक बजट, और वो भी ऐसे हालात में जब पिछले मार्च यानी आज से 1 साल पहले पूरा विश्वव्यापी संकट जो मानव जाति पर संकट आया और 3 महीने लॉकडाउन में तो इससे लगा कि हम लोग आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और उसके बाद भी उन परिस्थितियों से उभरकर हमारे जननायक ने प्रदेश की हालात को देखते हुए, हिम्मत दिखाते हुए और इतना शानदार बजट प्रस्तुत किया जो न भूतो न भविष्यति। ऐसे हालातों में जब विपक्ष उम्मीद तो ये करते थे कि अच्छे सुझाव देते, और मैं कह रहा हूं कि सबकी बात छोड़िए, आपने आंकड़ों का जो जाल अभी बोल रहे थे आप लोग, जो हमको भी आप गरिया रहे थे बड़ी बड़ी बातों पे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो जीएसटी का 14,000 करोड़ का जो पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा है वो दिलवा दीजिए, आपके आंकड़े सारे फेल हम वैसे कर देंगे। कि हमारी जो सरकार है, ये 14,000 करोड़ जीएसटी जो हमारे राजस्थान का हक है, वो हक केंद्र सरकार ने रोक रखा है, आप उसको दे दीजिए। आप तो जाके अभी कह रहे थे कि माखन जी से मिलूंगा, राहुल जी को मिलूंगा, महेश जी भाई साहब को आप धमका रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आप एक कदम जाके मोदी जी की तरफ चल दो, उधर जाओगे तो जाके कहोगे कि हमारे राजस्थान का जो हक है वो दे दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आ जाएगी, लेकिन आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे थे बार बार कि देखते हैं इस बार बजट कैसे पेश करते हैं, कैसा बजट होगा, लेकिन आपने देख लिया ना 60 इंच का सीना। अभी तक तो आप 56 की बात कर रहे हो, 60 इंच का सीना वो दिखाया है, और जादूगरी भी दिखाई है। जादूगरी इस रूप में दिखाई है कि अगर विपरीत हालातों के अंदर कोई व्यक्ति इस तरह का जो जनता का कल्याणकारी, जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करता है, उसके क्रियान्विति के लिए जो प्रयास करता है, उस व्यक्ति को आपको हौसला बढ़ाना चाहिए। ये मेरा खुद का आंकलन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे नवलगढ़ में खूब सारी सौगातें दी हैं, और जिस प्रकार से कल से लोगों के फोन आ रहे हैं पूरे राजस्थान भर से, सब लोग तारीफ कर रहे हैं इस बजट की कि वर्तमान परिदृश्य को देखकर राजस्थान को किस प्रकार से आगे ऊंचाइयों पर ले जाना मुख्यमंत्री चाहते हैं। ये आप सबको भी। सभापति महोदय, इस बजट में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने आर्थिक दृष्टि से उपकृत किए जाने वाले सभी क्षेत्रों को समाहित किया है। बात चाहे पेयजल की हो, बिजली की हो, सड़क और यातायात की हो, ग्रामीण विकास या शहरी विकास की हो, अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की हो, दिव्यांग जन की हो, महिलाओं की हो, वृद्धजनों की हो, वन संपदा हो या पर्यटन हो, धरोहर या पुरातत्व हो, उद्योग या वाणिज्य हो, सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन, उन्नयन, विकास और समृद्धि प्रदान करने का पूरा प्रयास किया है। मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री जो आयरन लेडी के नाम से पूरा विश्व उनको जानता था, किस कदर उन्होंने देश की जनता को निजी क्षेत्र के शोषण से बचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया
और देश के हर क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, पेट्रोलियम क्षेत्र हो, उसका सरकारीकरण की एक नई अवधारणा देश के समक्ष प्रस्तुत की और देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया। लेकिन आज हमारी वर्तमान केंद्र सरकार क्या कर रही है? देश की वित्त मंत्री जी ने 2021-22 के बजट में विनिवेश के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपया जुटाने का लक्ष्य रखा है। यानी विनिवेश के माध्यम से, विनिवेश, अपना घर बेचो, अपनी संपत्ति बेचो और अपना स्वार्थ साधो। याद करो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने पूरी विश्वव्यापी मंदी के बावजूद भी हमारे देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला। जिस समय रशिया, अमेरिका, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, उसके बाद से न जाने कितने देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन हमारा हिंदुस्तान हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों की वजह से खड़ा रहा, लड़ता रहा और देश आगे बढ़ता रहा। पूरे विश्व ने लोहा माना उस बात का। लेकिन उस समस्या से निकलने के लिए संपत्तियों को नहीं बचा, उद्योगपतियों को। हमारी खुद की ऐसी योजनाएं बनाई गई कि देश कैसे इस आर्थिक संकट से निकले। और हमारे देश के लिए माननीय हमारे इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय के अंदर जिस प्रकार से आर्थिक संकट को डाला इस केंद्र सरकार ने इस देश को, और हम दो हमारे दो की नीतियों के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। याद रखना, जिस दिन इस जनता को असलियत का पता चलेगा आप लोगों की योजनाओं का, ये वही जनता है जो आप लोगों को केंद्र सरकार में बिठाया है, वापस उतारेगी जल्दी। चारवाक का सिद्धांत उद्धृत करना चाहूंगा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो। लेकिन इस देश ने चारवाक को हमेशा निंदा की है, उसके सिद्धांत को माना नहीं है। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से हमारे पुरखों ने, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गजों ने, नेताओं ने जिस प्रकार से इसको देश को संभाल के रखा, आज वही नेता जो वर्तमान में 7 साल से काबिज है केंद्र सरकार के अंदर, वो हमारे इस पुरखों की कमाई को बेच रहे हैं। और सभापति महोदय, किसानों की बात कर रहे थे उपनेता महोदय, मैं कह रहा हूं इनको कोई अधिकार नहीं है किसानों की बात करने का। आज जिस प्रकार से सड़कों पर बैठ के किसान और उस सर्दी, कड़ाके की सर्दी के अंदर सड़कों पर न्याय की उम्मीद लेकर पूरे दिल्ली के चारों बॉर्डरों के ऊपर बैठा है, और आज ये केंद्र सरकार उन आंदोलनकारियों को एक नए शब्द गठित करके, जुमला, जो जुमला वाली सरकार, आप लोगों की जुमलेबाजी करना हमेशा काम है, एक नया शब्द लेके आए, आंदोलनजीवी, परजीवी। लेकिन उन किसानों ने भी, पूरे देश के लोगों ने भी, आपके लिए भी एक शब्द निकाल लिया है, हटजीवी। हटजीवी, फेंकूजीवी और बेचूजीवी। बेचूजीवी इसलिए कहना चाहता हूं कि बेचत बेचत मैं चला, बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाने कोई, छूट गया हो यदि कछु, सूचित कर दो मोय। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाने कोई, छूट गया हो यदि कछु, सूचित कर दो मोय। किसानों को आतंकवादी कहने वालों, समय का इंतजार करो। आप लोग जब माफी भी मांगोगे तो भी देश की जनता आप लोगों को माफ नहीं करने वाली है। हमारे बजट के ऊपर आप जिस प्रकार से, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ये अच्छे सुझाव देंगे, लेकिन शुरुआत के अंदर ही उपनेता जी ने कहा उबाऊ, थकाऊ, निराश। और हमने पहली बार ऐसा बजट देखा है, मैं कहना चाह रहा हूं एक सदस्य के नाते कि तीसरी बार मैं विधायक हूं, पहली बार उबाऊ, थकाऊ और निराशा के माहौल में जीने वाला विपक्ष हमने पहली बार देखा इस सदन में। ऐसी निराशा की भावना, ऐसी निराशा की भावना, हमारे कोई निराशा नहीं है, हम लोग कोई निराश नहीं। आप लोग इतने निराश हो जिसका
रोजाना समाचार पत्रों के अंदर देखने को मिल रहा है कि कितने निराश हो आप। उबाऊ थकाऊ निराश कहने वाले उपनेता जी, ये तो कोई ऐसी मशीन आती नहीं है, नहीं मशीन अगर यहां लगी हुई होती है तो आपकी सबकी सच्चाई सामने आ जाए। हमने तो पहली बार ऐसा, और आप जो बात एक आपने कहा कि एक में जान है दूसरा बेजान है, वो तो आज भी अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, रोजाना पढ़ रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है। पब्लिक है, सब जानती है जान किस में और बेजान कौन है, ये सबको पता है। गाड़ी खड़ी हो जाती है, पैदल चल के आना पड़ता है किसी को। आप सबको समझ में आ रही है वो चीजें। एक डायलॉग था, माननीय सभापति महोदय, एक डायलॉग चला पूरे देश में, याद है शायद आप सबको भी याद रहना चाहिए, हमें तो याद है आप सबको, कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कि जो भी टीवी चलाते थे सबसे पहले आवाज आती थी। आज क्या हो रहा है, ये कोई गब्बर सिंह का नहीं सुना रहा हूं आपको, गब्बर सिंह का डायलॉग नहीं था शोले का, ये देश के प्रधानमंत्री जी का था। देश के अंदर जो भ्रम की स्थितियां पैदा करी, आज देख लीजिए वो डायलॉग सबने सुना। आज मिट्टी से अनाज पैदा करने वाला, जिसको अन्नदाता कहते हैं, उसको आतंकवादी बन गया। आपके इस तरह के लोगों ने आतंकवादी बना दिया। और आज तथाकथित देशभक्ति देश को बेचने में लगे हैं, देश की सरकारी कंपनियों की बोली लगा रहे हैं, जल थल और नभ को बेचने में तुले हुए हैं। रेलवे का निजीकरण कर दिया, एयर इंडिया का निजीकरण कर रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, जलपोत बेच रहे हो। आप तो जनता का वह भरोसा LIC, उस पर भी आप लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, उसको भी बेचने में लगे हुए। घाटे में दबी एयर इंडिया व BSNL MTNL को बेचने की तो बात सोचते ही हमारे को कि आप MTNL और BSNL क्यों बेच रहे हो, क्योंकि आपको जियो को जिंदा रखना है। क्योंकि जियो को जिंदा रखोगे तो सरकारी उपक्रमों को आप धीरे धीरे खत्म करोगे, पूरे देश की जनता जानती है। और वो दिन भी आएगा, निजीकरण के लिए चिन्हित गई 26 कंपनियों का, ये टेबल मैं आपके अभी टेबल करूंगा सभापति महोदय। 26 वो कंपनियां हैं जो निजीकरण के लिए चिन्हित की गई है, 26 कंपनियां। और आने वाले समय के अंदर आप उसको आप देख लीजिएगा, ये सच्चाई सामने आ जाएगी किस प्रकार से ये लोग इस देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि एक पोता एक बड़ी सारी गाड़ी लेके अपने दादाजी के पास में गया, दादाजी को बोला कि देखो मैं गाड़ी लेके आया हूं आपके लिए, दादा आपको घुमा के लाऊंगा। गांव में भी चर्चा हो गई कि देखिए कितना प्रोग्रेस कर दिया फलाने का पोता, उसने गाड़ी लेके आया है। लेकिन सच्चाई पता पड़ी कि वो दादा की जमीन बेच के गाड़ी लेके आया था। देश को रहम करो, इस देश पे। माननीय सभापति महोदय, रोजगार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा बजट भाषण में कि इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री बट ए यंग नेशन। इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री बट ए यंग नेशन। देश के युवाओं को सशक्त और संपन्न बनाने के लिए आज पहली आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में युवा संबल योजना जो 2019 को और बेहतर बनाने की दृष्टि से पात्र बेरोजगार युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिलाकर विभिन्न विभागों में इंटर्नशिप कराने का प्रावधान किया है। बेरोजगारी भत्ते को भी 1000 रुपये का बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान के लिए आगामी 2 वर्ष में 50,000 से अधिक भर्तियों का प्रावधान भी किया है। मैं बजट के प्रस्ताव 58 के तहत समान पात्रता परीक्षा लागू किए जाने का अभिनंदन करता हूं, जिसके तहत सरकार में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। समान पात्रता वाली परीक्षाओं को एक साथ करवाए जाने से बेरोजगार युवाओं का समय, श्रम और अर्थ की बचत हो सकेगी और एक समय में अधिक लोगों को रोजगार मिल पाएगा। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। पिछली सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि हमारे ऊर्जा विभाग की भर्तियां राजस्थान में निकाली और एग्जाम करवाई नोएडा, दिल्ली, पता नहीं कौन कौन से राज्य में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कहां करवाई। और उन अधिकारियों ने 2019 के बजट भाषण के अंदर मैंने निवेदन किया था सरकार से, और मैंने सवाल भी लगाए थे कि राजस्थान की परीक्षा और केंद्र जा रहे दूसरे राज्यों के अंदर। आप सोचिए, हजारों लड़कों को तो वहां के राज्यों ने धक्के देके बाहर निकाल दिया था उस समय। और मैंने मांग की थी कि SOG के अंदर इसकी जांच कराइए। तत्कालीन सरकार के ऊर्जा मंत्री और सरकार के वो अधिकारी
जेल में जाएंगे। लेकिन अभी तक मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं आया। फिर भर्ती निकाली है परसों माननीय ऊर्जा मंत्री जी। आप विद्वान हैं, ईमानदार हैं, उम्मीद करता हूं आपसे इस पे एक्शन लीजिए। उन अधिकारियों ने जिन्होंने गुमराह करके और राजस्थान की भर्तियों का विज्ञापन देख के और केंद्र रख रहे हैं, मैं नाम गिनाना चाहूंगा किस किस राज्य का, उस पर ध्यान दीजिए। उन लोगों ने जो गलतियां की, आने वाले समय में जनता उनको और सजा देगी, लेकिन हम उस दोष के भागी नहीं बन सके। देखिए, राजस्थान के अलावा दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भर्तियां हमारी, वो कौन से अधिकारी हैं जो बाहर के लोगों को राजस्थान के अंदर नौकरी देकर यहाँ के युवाओं के अंदर आक्रोश भड़काना चाहते हैं? युवा अगर जाग गया और युवा अगर सड़कों पे उतर गया इस मामले को लेकर कि हमारा हक अगर दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति लेके जा रहा है, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रार्थना है मेरी आपसे कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करो। क्या वो ये अधिकारी हैं जो पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर अरबों रुपए का घोटाला करके और वो भर्तियां बाहर करा के हमारे राजस्थान के युवाओं के साथ के अंदर धोखा किया? आपसे निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर इस भर्ती को आप वापस इसको देखेंगे और सेंटर राजस्थान में होना चाहिए। ये इस कंपनी का नाम है IBPS। ये 1600 रुपये शुल्क ले रही है, वो भी खुद खा रही है। सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला जब हमारे पास में राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, तो हम क्यों ऐसे प्राइवेट लोगों को दें काम जिससे जनता के अंदर, युवाओं के अंदर आक्रोश व्याप्त हो? तो मेरी आपसे निवेदन है, थारी जादूगरी में खत्म करने लग गया, चिंता मत कर। सभापति महोदय, सब लोग कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70%, प्लीज आप कंटिन्यू करें अपने बात। 70% लोग कृषि पर आधारित जीवन यापन करते हैं। किसानों का दर्द मुख्यमंत्री जी ने समझा, आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग तो जो भी असहमति जताता है केंद्र सरकार से, आपके निर्णय से, आप उनको आतंकवादी, देशद्रोही घोषित करने में लग जाते हो, चाहे कोई भी हो। आजकल तो वो आगे आऊंगा मैं, आप अपने लोगों के ऊपर भी करने लगे वो सब चीजें। किसानों का बजट अलग से घोषित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कल एक बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की है, बहुत बड़ी घोषणा की है कि किसानों के लिए अलग से बजट लाऊंगा। आज तकलीफ उनको हुई है और गौ माता की बात कर रहे हैं। आपने भी नंदीशाला की बात करी। आप सोचिए 1 साल के अंदर क्या हुआ, आप खुद सोच लीजिए। 1 साल के अंदर सोच लीजिए क्या हुआ है। गौशाला का अनुदान जो गौ माता के नाम पर आप लोग वोटों की राजनीति करते हो, हम लोग सेवा करते हैं, सच्ची सेवा करते हैं गौ माता की, हम लोग सच्ची सेवा करते हैं। सभापति जी, ये लोग सिर्फ जब ये सरकार में थे 2014 से 18 तक, इन लोगों ने गौ माता का अनुदान बंद कर दिया। संत उस समय सड़कों पर आए, संत सड़कों पर आए और एक बाबा जी को गौपालन आयोग का अध्यक्ष बना रखा था। लेकिन बाबा जी को जब पूछा बार बार कि बजट कितना है, तो बाबा जी कहते थे कि मानकों पर तो जाके बन पूछो। ये सच्चाई है। और हमारी जब सरकार आई उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए और गौ माता के लिए अनुदान किया। इस बार तो एक कदम और आगे बढ़ गए। जैसे इंसानों के लिए 104 और 108 एम्बुलेंस का इंतजाम है, इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने 102 बैठिए माननीय दिलावर साहब 102 दिलावर साहब बिराजिए आप मोबाइल वेटिंग की सेवा लागू करना प्लीज सेव करें। किसानों के लिए और पशुओं के लिए बड़ा उपहार है 102 एम्बुलेंस। आज वो बेजुबान पक्षी वोट नहीं देते, बेजुबान पशु वोट नहीं देते हैं, लेकिन हमारे जननायक का नाम है, जब बोलो तो बोल देना। हमारे जननायक ने बिराजिए आप, हमारे जननायक ने उनका दर्द समझा। माननीय सभापति महोदय, आज महंगाई किस तरफ बढ़ रही है। आज पूरा प्रदेश, पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। आप पेट्रोल की बात नहीं करी, डीजल की बात नहीं करी, सिलेंडर की बात नहीं करी। आपका यही स्थान है। पेट्रोल सिलेंडर डीजल की बात नहीं करी इन्होंने। मत करिए आप इस तरह से। ये लोग सिर्फ आंकड़ों का जाल करके भ्रमित करने का प्रयास किया। माननीय उपनेता महोदय, आपने आप अगर पेट्रोल पे बात करते तो सच्चाई सामने आ जाती। आपको वेट दिख रहा है हमारा थोड़ा सा, लेकिन आप स्पेशल एक्साइज ड्यूटी आपकी केंद्र सरकार कोरोना काल के अंदर भी बढ़ाती रही, उसका जवाब नहीं आपके पास में। हम कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा से लेके लोकसभा तक और इस विधानसभा के अंदर आपसे मांग करते हैं, अगर आप लोगों में दम है तो जाके कहिए प्रधानमंत्री जी को कि स्पेशल एक्साइज ड्यूटी आप हटा लीजिए। 60-65 रुपए का आ जाएगा पेट्रोल डीजल। हमारा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका 60 से 70 रुपए के बीच के अंदर वहां पे पेट्रोल है।
और हमारे यहाँ पे 100 रुपए 90 रुपए डीजल, 100 रुपए पेट्रोल हो गया है। आप लोगों ने कोविड के दौरान भी केंद्र सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल, आप सुनिएगा, इसको आप लिखिए, आप महजीब ऐसा को लिखवा रहे हैं ना, आप लिखिए ताकि आपके नॉलेज में रहे। केंद्र सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी को 19.98 से बढ़ाकर 32.98 कर दिया और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 15.83 से बढ़ाकर 31.83 कर दिया। कितना गैप आप सोचिए। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें इस पर वेट वसूलती हैं, हम भी वसूल रहे हैं। हमारा वेट आपको दिख रहा है, एक्साइज ड्यूटी सभापति महोदय इनको नहीं दिख रही। 26 मई 2014 को जब बीजेपी ने केंद्र में सत्ता संभाली तब भारत में तेल कंपनियों का कच्चा तेल 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था। पेट्रोल, डीजल और एलजीपी मई 2014 में 71.51, 414 का सिलेंडर, 57.58 डीजल, और आज देख लीजिए 700 के ऊपर चला गया सिलेंडर और 100 के ऊपर चला गया, पार चला गया पेट्रोल, 90 के पार चला गया डीजल। स्थान पे यूपीए सरकार की तुलना में आप विराजिए, आप तो विराजिए, माननीय सदस्य आप तो विराजिए, पहले वक्ता बोल रहे हैं, आप तो विराजिए। यूपीए सरकार की तुलना में एनडीए की केंद्र सरकार 8 गुना अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है, जिससे 200 खरब रुपए केंद्र सरकार ने कमाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं जनता के लिए कि आप लोग कृपया करके उनको समझाइए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि एक्साइज ड्यूटी वापस ले सके। पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। मैं सभी विपक्ष सदस्यों को कहना चाहता हूं, पानी ऊपर से नीचे आता है और ऊपर से लेके नीचे तक जिस प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ भेदभाव बरत रही है, उसी का नतीजा है कि आज जो आप आंकड़ों का जाल बुन रहे हो। माननीय सभापति महोदय, हमने बचपन में सुना था कि इसके पास 4 पैसे, बहुत ज्यादा बातें आ रही है। 4 पैसे कमा ले तेरा जीवन सुधर जाएगा, 4 पैसे खर्च कर दे इस गरीब का भला हो जाएगा। उस 4 पैसे का सदुपयोग होता था। 1 पैसा भूतकाल की रखा जाता था, वर्तमान के लिए, आने वाले समय के अंदर समस्या जाए उसके लिए। केंद्र सरकार इस 4 पैसे का सही हिसाब नहीं रख पा रही है। काला धन लाएंगे, धन भी कड़ो होएंगे। एक जुमला गढ़ा गया पूरे देश में, काला धन। एक बाबा था, वो काला धन करते करते और आज 40 बॉडीगार्डों के साथ 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ आज वो राज कर रहा है। काला धन का नाम भूल गया। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, धन काला नहीं होता सभापति महोदय। काली होती है गरीबी, काली होती है बेरोजगारी, काली होती है भूखमरी। धन कभी काला नहीं होता। इन्होंने एक भ्रम का जाल फैलाया पूरे देश में और अर्थव्यवस्था को कुछ लाख हाथों में देकर और काला धन लाएंगे जनता को गुमराह करके, और आज इस देश को विदेशी ऋण के नीचे डुबो दिया। महंगाई को दूर करने का वादा किया था आपने, और आपने एक नारा दिया था 2014 में, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता पता क्या कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब तो बदलो मोदी सरकार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जनता कह रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कोरोना काल में राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखा, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, क्योंकि हमारे जननायक का, हमारी पार्टी का हमारा एक संकल्प है कि हमारे राज्य में व्यक्ति भूखा उठेगा जरूर, सोने भूखा नहीं दिया जाएगा। और इतना शानदार प्रबंधन किया, आज हमारे भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश विदेश के अंदर सराहा गया। लोग सुरक्षित रहे। और जब हम लोग इस संकट से जूझ रहे थे, कोविड से जूझ रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे? आप जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे कोरोना काल में। कैसे ऊपर वाला आप लोगों को माफ करेगा? आप लोग ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे थे जिसका आने वाले समय के अंदर आप लोग जो ये मन में भ्रम पाल के बैठे हो कि 3 साल बाद में हम देख लेंगे, जनता अपने आप ही आपको देख लेगी। जो उछल कूद कर रहे हो ना, जनता आपको जवाब देगी। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप लोग ताली बजा दो, आप लोग खुश तो हो, वो माता का हम नाम ले रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इनके अंदर ऐसा अंतर्द्वंद चल रहा है
एक ऐसा माहौल चल रहा है कि अब इन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी छोड़ दी है। ये पुडुचेरी की तरह, मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान के अंदर भी बिल्ली के भांग का छिक्का टूटने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये अंगूर आपके लिए खट्टे हैं, आपके लिए अंगूर खट्टे हैं, आप ये निश्चित रखना इस बात को। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार मजबूत एवं पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारे बीच में कोई मनभेद नहीं है। बार बार आप खाट टूटने की आप ही तो बात करते हो, सदन का टाइम पर खाट कैसे टूटी, बताऊं आपको कैसे टूटी। शेखावटी में कहावत है कि छोड़ो ईस और बैठो 20, ईस नहीं छोड़ी इसलिए बैठ गए। अब आपके शीशे के घर जो आपके शीशे के उसके बारे में बताऊं आपको। चिट्ठी बम फूटा, चिट्ठी बम फूटा, उस बम से सब घायल हैं, तो ऊपर ही दिखावे के तौर पर हंस रहे हैं, सब घायल है ये। अरे कल तो मैं तो सोच रहा था कथनी और करने में कितना अंतर हो गया आपके। आपने कल ही वादा किया था विधायक दल की मीटिंग में, विधायक दल की मीटिंग में माननीय उपनेता ने वादा किया था सभापति महोदय कि मेरी जगह आप शुरुआत करो बजट की। कैलाश जी मेघवाल इतने सीनियर सदस्य, उनको आज आने ही नहीं दिया उनको। देखो तो सर आप क्या हो रहे, आज आने ही नहीं दिया उनको। और गुलाब जी भाई साहब, तो मैं जब से 15 साल से देख रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। ये इस्तीफा देने वाले नहीं है गुलाब जी भाई साहब, ये सिर्फ कहते हैं। आज भी समाचार पत्र में फ्रंट पेज पे आया कि अगर मेरे पे 2 पद हैं तो मेरे को कहलवा दो, जिसने बनाया मैं अभी छोड़ दूंगा। छोड़ते कभी नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं, ऐसे ही ये कैसे हैं। और मैं कहना चाह रहा हूं, खाट टूटने वाली बात बता दी आपको मैंने। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य किसी का अंकित नहीं होगा, प्लीज प्लीज सहयोग करें आप। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। हमारी खाट टूटी, हमने संभाल ली। माननीय सदस्य प्लीज मत करिए आप, 7 बजे जो है आपको पूरा टाइम होना है, बोलने वाले बाकी हैं, इस तरह से समय नहीं अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं आपको। प्लीज आप विराजिए, वो जो भी बोल रहे हैं बोलने दें आप उन्हें, प्लीज आप विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए आप, माननीय सदस्य, माननीय श्री संयम लोड, आप प्लीज सहयोग करें, अंकित नहीं होगा साहब, रिदम टूट जाएगा मेरा। एक मिनट राजकुमार जी, एक मिनट। मैं पुनः आग्रह करता हूं सभी सदस्यों से, क्यों उत्तेजना पैदा करते हो। जब बात हो रही है, पक्ष दोनों अपने बात कह रहे हैं, तो क्यों उत्तेजना पैदा करते हो। माननीय श्री संयम जी प्लीज सहयोग करें आप। पहले वक्ता वो बोल रहे हैं, पहले ये बोल चुके हैं, उनको बोल रहे हैं, अपनी बात पूरी करने दें, प्लीज सहयोग करें। विराजिए आप विराजिए। आप माननीय सभापति महोदय, बार बार जो समाचार पत्रों के अंदर विपक्ष के द्वारा एक मैसेज दिया जाता है कि सरकार गिरने वाली, अभी भी बोला इन्होंने, अभी भी बोला कि ये सरकार डगमगा रही है। कैसे होगा फिर ये सरकार डगमगा रही है, अभी भी बोला इन्होंने कुछ देर पहले। आप ये सोचिए, आपके इस तरह के स्टेटमेंट से इन अधिकारियों के क्यों आप हाव भाव बढ़ा रहे हो। ये जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। हमारी सरकार तो मजबूत है, हमें काम लेना चाहता है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री सब सक्षम है, हमारे विधायक सक्षम है। लेकिन ये बार बार जो भ्रम की स्थिति पैदा करके, और आप ये जो लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ जो बातें करते हो, उसके लिए जनता का बहुत बड़ा अहित होता है। आपने पहले भी आपने सरकार को अस्थिर करके 1.5 महीने 2 महीने आपने किस प्रकार से हमें बाहर भेजा। आप लोगों को जनता माफ नहीं करने वाली है। उस काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर, जब जनता आप लोगों से उम्मीद कर रही थी कि हमारी ये मदद करे। माननीय सभापति महोदय, चाणक्य ने कहा था कि कोई देश का राजा कोई फैसला लेता है जनता के लिए, और उस फैसले से आहत होकर उस राजा की जनता हाहाकार मचा देती है, सड़कों पे त्रायमाम करती है। फिर भी वो राजा अपने निर्णय को सही ठहराने की कोशिश करता है अपनी हठधर्मिता की वजह से। तो समझ लेना, या तो उस राजा का अंत निश्चित है या फिर जनता का अंत निश्चित है। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। अरे हम तीनों कानून, कृषि कानून नहीं चाहते किसान, फिर भी क्यों थोप रहे हो आप लोग क्यों हठधर्मिता अपना रखी है आप लोग। किसान, मैं कह रहा हूं कि आप थोड़े से दिन रुक जाओ, जब बाहर निकलोगे तब आप लोगों को पता चलेगा। जिस प्रकार से उपनेता जी कह रहे हैं कि आप लोग जब जनता के बीच में जाओगे, जनता के बीच में अभी नगर पालिका चुनाव जीत के आए पूरे राजस्थान के अंदर, उससे पहले पंचायत का चुनाव जीत के आए पूरे राजस्थान के अंदर। माननीय सभापति महोदय,
गुजरात के अहमदाबाद में अभी 2 दिन 20 तारीख को बहुत बड़ा वाकया हो गया। हमने सुना था कि दिल्ली की सफदरजंग रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड को ये बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, वो तो समझ में आता है, चलो मान लिया। लेकिन उन्हें अहमदाबाद के अंदर तो एक अलग ही नज़ारा पेश कर दिया। जब महामहिम गए थे अंदर, तब था हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, और जब वो बाहर निकले तो ऐसा जादू हुआ कि श्री नरेंद्र भाई मोदी खेल स्टेडियम अहमदाबाद, और एक पेविलियन का नाम लिख दिया, एक छोटा सा पेविलियन जहां पे अडानी अंबानी का नाम था उसके साथ में जोड़ दिया लौह पुरुष का नाम। ऐसे तो मत करो, मत करो। इस तरह का आने वाले समय में हमें तकलीफ नहीं है, आप मोटा भाई का, छोटा भाई का, सबका नाम लिखो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस लौह पुरुष का नाम तो कम से कम, जिसके नाम पर आपने इतनी बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाई, मुझे तो तकलीफ है, मुझे तो तकलीफ है कहीं पता नहीं चला कि उस मूर्ति के साथ कोई दूसरी मूर्ति भी जल्दी खड़ी हो जाए, कोई दाढ़ी वाड़ी के। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इसी सदन के साथी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ, और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे हमारे गजेंद्र सिंह जी सख्तावत हो, चाहे आदरणीय दीदी किरण माहेश्वरी जी हो, चाहे भवनलाल जी मेघवाल हो, चाहे हमारे कैलाश जी जो मेरे साथी यहाँ पे बैठते थे, मेरे बड़े भाई, चारों हमारे बीच में नहीं है। लेकिन कॉलेजेस का उनकी चिर याद को हमेशा के लिए स्थायी करने के लिए उनका कॉलेज का नाम उनके नाम से करके अलग उदाहरण पेश किया गया है। अलग उदाहरण हमने नाम रखा है, कांग्रेस सरकार ने भी खूब नाम रखे हैं, लेकिन उन वो महान विभूतियों का जिन्होंने देश में बहुत बड़ा योगदान और दिवंगत हो चुके थे, उनका ही नाम लिखा है जीते जी। तो हमने तो पहली बार देखा भाई कि जिंदा आदमी को नाम लिख दियो, और वो भी ऐसे आदमी को उठा के, जिस आदमी को पटेल साहब कौन नहीं जानता, उस लौह पुरुष को। मैं उस महापुरुष पर पूरा देश गर्व करता है। माननीय सभापति महोदय, बुजुर्गों को सम्मान हमने दिया, यानी हमारी पार्टी ने दिया, हम लोग ने दिया है। आपने बुजुर्गों का अपमान किया है, आपने अपनी पार्टी के अंदर भी अपमान किया है, और आपने देखा होगा कि जब हमने पेंशन योजना लागू की, तब हमारे कांग्रेस सरकार ने, हमारे जननायक अशोक गहलोत जी ने उन बुजुर्गों का सम्मान करते हुए पेंशन योजना लागू कर दी। आज हजार रुपए पेंशन उन बुजुर्गों को मिल रही है। बहुत दोनों हाथों से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके नेताओं का नाम लेना नहीं चाहूंगा कि जिन जिन के साथ आप लोगों ने क्या किया है, ये तो मैं तो लौह पुरुष का नाम तो इसलिए ले रहा हूं कि सभापति महोदय, बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा स्टेडियम जो पटेल साहब के नाम पे था, उनका हटाकर और अपने नेता का नाम से खुद ही जाकर फीता काटते, खुद का नाम यार वो करें। देश के गृह मंत्री जी बोले कि इसके साथ में ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का। तो ड्रीम प्रोजेक्ट ये भी कहना चाहता हूं, ये विधानसभा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था भैरू सिंह जी शेखावत का, वो अपना नाम लिख के नहीं गए यहाँ पे, इसका नाम राजस्थान विधानसभा ही रखा उन्होंने। कल कटारिया जी वाली बात है, मैंने आपको कई निवेदन करी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, एक मुन्नवर राणा का शेर है, मुन्नवर राणा का शेर है। नेता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबसे सदन को कहना चाहता हूं कि नए घर में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। आप लोग जिस प्रकार से बुजुर्गों का जो अपमान करते हो, जिस प्रकार से जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा इस देश को दी हुई सौगातों का उन पूंजीपतियों के हाथ में बेचकर और उनका अपमान करते हो, इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, हम लोगों ने सदा सम्मान किया, और सम्मान भी इस रूप में किया है कि नए घर में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। परिंदों के लिए शहरों में पानी अब कौन रखता है। हमने थामी रही टूटी हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी आज कौन रखता है। आपने बुजुर्गों की स्थितियों को खराब कर दिया, और आने वाले वक्त के अंदर उसका जवाब मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, खेल के बारे में बात बोलकर मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि खेल के अंदर पहली बार राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो पदक लेने वाले खिलाड़ियों को डीएसपी पद पर पदोन्नति, नौकरियों के अंदर उनको पदोन्नति देने का, डायरेक्ट उनको नौकरी देने का प्रावधान किया है। और इस बजट के अंदर ग्रामीण स्तर के ऊपर, तहसील स्तर के ऊपर जो स्टेडियम खोलने की घोषणा की है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा खेल मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि 2008 में कॉलेज शिक्षा में शारीरिक शिक्षकों के भर्ती को घोषणा की गई थी। 2008 में हमारी सरकार थी उस समय।
और लास्ट भर्ती हुई थी 1985 के अंदर, 1985 के अंदर, यानी 35 वर्ष के बाद। अरे भाई, जितने दोषी आप हो उतना मैं भी हूं, मैं भी तो कह रहा हूं, मैं भी सदन का सदस्य हूं। हमारा जहां पे दोष होगा हम भी लेंगे, लेकिन आप भी दोषी हो, ऐसा मत सोचो कि आप दूध के दूल्हे हो। 35 वर्ष से सभापति महोदय अभी कॉलेज शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं भर पाए हैं। 325 महाविद्यालय हैं पूरे राजस्थान में, और उसमें मात्र 21 शारीरिक शिक्षक कार्यरत है। 21। निवेदन करना चाहूंगा कि मैं मेरे जिले के, हमारे जिले के खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि शारीरिक शिक्षक एवं प्रशिक्षकों के समस्त पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे खेलकूद का विकास कर पाएंगे? मुख्यमंत्री जी हमारी बात पे निश्चित रूप से गौर करेंगे, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अंदर जो योजनाएं बनाई हैं, आज राइट टू हेल्थ का बिल लाने वाले हैं। आज मात्र 800 रुपए के अंदर 5 लाख का बीमा, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इलाज कराते समय कोई व्यक्ति कंगाल नहीं होगा, हम लोग उनका इलाज कराएंगे। और जब जब हमारी सरकार आई है, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने बहुत काम किए हैं। आज भी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को पूरा देश सराहता है। आपके गुजरात के भी, मेरे को आज भी याद है, उस समय काफ़ी अधिकारी और मंत्री आए थे और हमें कहा था कि आप ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना किस तरह से आपने जनता के बीच में लागू कर रखी है, आप हमें भी बताइए। और राजस्थान से वो लोग इस बात को लेकर गए, गुजरात के अंदर भी उस योजना को लागू किया। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इस बजट का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए और विपक्ष से हाथ जोड़ के विनती करते हुए कि आप लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कृपया करके हमारे इस बजट में मत निकालिए। अगर आप दे सकते हो तो उचित और अच्छे सुझाव दीजिए कि कैसे हम लोग इस कोविड महामारी के बाद, आपके तुगलकी फरमान, नोटबंदी के बाद, आपके किसान आंदोलन की वजह से सड़कें जो रुकी हुई हैं, उसके बाद, और हजारों लोग जिन्होंने शहादत दे दी इन 3 आंदोलनों के तहत, ये आंदोलन ही कहूंगा तीनों। सभापति महोदय, जीएसटी के जब नोटबंदी हुई उस समय भी सड़कों के ऊपर लोग कतारों में लग के अपनी जान की आहुति दी। उसके बाद लॉकडाउन जब किया, माननीय नेता, ये विपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे कि आपने राजस्थान में पहला लॉकडाउन किया। अरे भाई, हमने लॉकडाउन किया, हमारी सरकार ने, तो हमने प्रदेश के अंदर कैसे वासिंदों को एक दूसरी जगह ला के छोड़ेंगे, वो व्यवस्था हमने की थी। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में अगर लॉकडाउन करना था तो कम से कम राज्य सरकारों से बात करते, ताकि जो लोग, जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, वो सड़कों के ऊपर चलते चलते दम तो नहीं तोड़ते। आपने, प्रधानमंत्री जी, संसद के अंदर हमारे कांग्रेस के बड़े नेताजी, हमारे सीनियर नेता की फेयरवेल पार्टी के अंदर आंसू बहाए। अच्छी है, अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, लेकिन कम से कम जब लॉकडाउन के दौरान जो सड़कों पे चलते हुए लोग हजारों मरे, जब नोटबंदी के दौरान लोग सैकड़ों मरे, और किसान आंदोलन के दौरान ठंड के अंदर लोग सड़कों पे मर गए, कम से कम 2 आंसू उनके लिए बहा देते, 2 आंसू उनके लिए भी बहा देते, तो कम से कम इस देश की जनता आप लोगों को इतना तो कहती कि हमारे जख्मों पे आप लोग महरम लगाए, लेकिन आप कहाँ लगाओगे? आप तो परजीवी, आंदोलनजीवी चलते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, हम चले हैं नेक रास्ते पर, हम चले हैं नेक रास्ते पर, ईश्वर हमारे साथ है। हम चले हैं नेक रास्ते पर, ईश्वर हमारे साथ है। संकल्प हमारा मजबूत है, संकल्प हमारा मजबूत है, नीयत हमारी साफ है। अग्नि परीक्षा भी होगी, राह में कांटे भी होंगे। अग्नि परीक्षा भी होगी, राह में कांटे भी होंगे। कोई कितना भी बुरा चाहे, हम कामयाब जरूर होंगे। जय भारत, जय हिंद। ज्ञानचंद पारख। माननीय सभापति जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021-2022 का